एंडरसन्स ब्रिज का हम पहले सर्किट डायग्राम देखते हैं क्या होता है, उसके बाद उसका हम कन्वर्जन देखेंगे, उसके बाद फिर हम उसका फेजर डायग्राम भी देखेंगे। ठीक है। एंडरसन ब्रिज एक टिपिकल टाइप ऑफ ब्रिज है जो कि 5 नोड ब्रिज होता है। 5 नोड मतलब इसमें 5 नोड है। टिपिकल ब्रिज में आपके 4 नोड होते हैं। ये एंडरसन ब्रिज का टिपिकल अरेंजमेंट इसीलिए किया जाता है क्योंकि जो ये हमारा टेस्ट इंडक्टर है ना, इसकी जो है क्यू फैक्टर वैल्यू, क्वालिटी फैक्टर वैल्यू 1 से 10 के रेंज में आती है, जो मीडियम रेंज में आती है। और मीडियम रेंज का आपको पता है, जैसे मिडिल क्लास का जो हालत होता है ना इंडिया में, उससे इसका भी यही हालत है। अगर ये मिड क्यू वैल्यू का अगर इंडक्टर है तो ये प्रोन टू डिस्टर्बेंसेज है। जैसे ही अगर आप लेबोरेटरी में कोई टेस्ट कर रहे हैं, कोई से भी स्ट्रे इंडक्टेंस कहीं बाहर से आपकी इंड्यूस हो रही है, मान ली म्यूचुअली इंड्यूस हो रही है उस इंडक्टर में, तो वो उसी को मेजर करेगा क्योंकि उसका क्वालिटी फैक्टर सही है नहीं। तो टिपिकल अरेंजमेंट करना पड़ता है, कैपेसिटर लगाना पड़ता है उसको आपको कंपनसेट करने के लिए, ताकि आप एक्चुअल वैल्यू निकाल सकें उसका इंडक्टर का इंडक्टेंस का। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसको हम बनाएंगे कैसे। अगर इसका सर्किट डायग्राम, फेजर डायग्राम कुछ भी बना, 5 नोड होने के कारण ना इसका फेजर डायग्राम बनाना थोड़ा सा स्टेप अलग हो जाता है। मतलब उसको कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ना बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हाँ, मतलब स्टेप अगर चेंज हो जाता है तो आपको इसके एक्चुअल स्टेप्स पता होने चाहिए, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे क्या करना है। तो इस फेजर डायग्राम में सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि करंट सारे मार्क करूँगा कि करंट अपने अलग अलग लेग्स में क्या क्या जा रहे हैं, और मैं ये कंसिडर करके रखूँगा कि ब्रिज मेरा बैलेंस्ड। सबसे पहले मैं पी क्यू लेग में करंट को मार्क करता हूँ I1, फिर उसके बाद मैं पी एस लेग में I2, और मैं आपको क्या बोला कि ब्रिज बैलेंस के लिए ही फेजर डायग्राम बनता है। ये मेरे आप उस वीडियो में कंसिडर कर सकते हैं, मैंने आई वीडियो में लिंक दे देता हूँ कि फेजर डायग्राम बनाने के लिए रूल्स क्या क्या होते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है कि ब्रिज बैलेंस होना चाहिए, जिसका ये मतलब होता है कि इस डिटेक्टर में आपका करंट 0 है। अगर इस डिटेक्टर में करंट 0 है तो Q और T टर्मिनल आपके इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी भी ब्रिज के बनाने के लिए, आपके डिटेक्टर के थ्रू करंट 0 होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मेरा कैपेसिटर वाला लेग है, जिसमें कि रजिस्टर भी है इस पॉइंट T और S के बीच में लगा हुआ, और मैंने क्या बोल दिया कि आपका D के थ्रू करंट 0 है, तो जो अगर मैं मान लीजिए इसमें इस लेग में करंट IC बना दूँ, तो ये जो है सेम कैपेसिटर में फ्लो करेगा IC, क्योंकि आपका करंट डिवीजन हो नहीं रहा है, कोई इशू नहीं है। और यहाँ से मैंने बोला था I2 आ रहा है, तो और इस लेग में मैं बोल देता हूँ I4 आ रहा है, और यहाँ से क्या होगा कि I1 फ्लो होगा और डिटेक्टर के थ्रू करंट 0 होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका QR लेग में भी करंट I1 हो जाएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए कि करंट कैसे कैसे मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या मार्क किया है। और मैं आपको वोल्टेज भी मार्क कर दूँ, तो इसको मैं बोलूँ V1, इसको मैं बोलूँ V3, इसको मैं बोलूँ V2, इसको मैं बोलूँ V4। अब यहाँ पे एक अलग वोल्टेज आ रहा है जिसका नाम है VC। अब मैंने क्या बोला था, Q और T इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं, तो इस कॉन्सेप्ट से V3 क्या बराबर हो जाएगा VC के, क्योंकि आप देखिए कि आपका जो कैपेसिटर है वो T और R के बीच में है, और जो रजिस्टर R3 है वो Q और R के बीच में है। तो ऑटोमेटिकली Q और T जैसे इक्विपोटेंशियल होगा तो आपका QR और TR का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। तो अब फेजर डायग्राम की शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले रेफरेंस फेजर बना के। सबसे पहले मैं अपना रेफरेंस फेजर बनाऊंगा। मैंने करंट I1 को एज अ रेफरेंस फेजर कंसिडर किया है। करंट I1 आपके PQ लेग में जो करंट है, ठीक है। तो रेफरेंस फेजर बनाने के लिए मुझे पहले 2 एक्सिस लेने पड़ेंगे, तो मैंने 2 एक्सिस ले रखा है। अपने एक्सिस को मार्क करते हुए सबसे पहले मैं I1 को मार्क कर दूंगा कि मैं मान के चलता हूँ कि इस वाले एक्सिस में करंट I1 की डायरेक्शन है, फेजर डायरेक्शन। तो मैं करंट I1 को मार्क करता हूँ, मान लीजिए ये करंट I1। तो अब क्या करना है, सबसे पहले मुझे I1 और R1 के बीच का रिलेशन निकालना है। करंट रेजिस्टिव कंपोनेंट्स के लिए कोई भी आपका फेज डिफरेंस नहीं आता है करंट और पोटेंशियल के बीच में। तो जब मैं I1 R1 को मार्क करूँगा तो वो इन सेम लाइन होगा I1 के, ठीक है। तो मैं I1 R1 को मार्क करता हूँ। मान लीजिए ये बन गया मेरा I1 कैपिटल टाइम्स R1। अब मैं क्या करता हूँ कि इस स्मॉल R1 के अक्रॉस जो है पोटेंशियल ड्रॉप को भी कंसिडर कर लेता हूँ I1 इंटू R1 प्लस R1 में, क्योंकि ये भी रेजिस्टिव है। अब ये जैसे ही रेजिस्टिव होगा आपका, तो ऑटोमेटिकली आपका कंपोनेंट जो आपका वोल्टेज ड्रॉप आएगा V1 में, इसका भी पार्ट है, तो मैं इसको भी ड्रॉप
R1 के साथ ही ड्रॉ कर देता हूँ। तो मैं इसको लिख दूँ, मान लीजिए I इंटू R1 प्लस R1। तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि मुझे अलग से R1 के अक्रॉस वोल्टेज को नहीं ड्रॉ करना है, वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, इसीलिए मैं टोटली कंसिडर कर रहा हूँ, मुझे V1 प्लॉट करना है। और मैंने आपको इंडक्टर के कॉन्सेप्ट में क्या बताया था कि अगर मुझे इंडक्टर के अक्रॉस करंट पता है तो मुझे उसका वोल्टेज का एंगल भी पता है। मान लीजिए आपका इंडक्टर के अक्रॉस करंट इस डायरेक्शन में है, तो V इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी के फॉर्मूले से, V इक्वल्स टू जे ओमेगा एल के फॉर्मूले से, ये V जो है इससे 90 डिग्री फेज लीडिंग होगा। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाते हुए मैं ड्रॉ करूँगा VL को। VL को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ इसका। मैं इधर कहीं VL ड्रॉ करता हूँ क्योंकि 90 डिग्री फेज लीड था, ये है VL। अब मुझे क्या करना है, VL प्लस I1 इंटू R1 प्लस R1 को अगर मैं ऐड करूँ, ये इसका फेजर एडिशन करूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, V1 मिल जाएगा। मुझे V1 प्लॉट करना है, ठीक है। तो मैं V1 बनाने के लिए सबसे पहले इनका रेक्टेंगुलर फेजर एडिशन लॉ से इसका एडिशन करता हूँ, ठीक है। तो ये आपका बन के आ जाएगा V1, ये हो गया आपका V1। अब V1 से थोड़ा अलग हटते हैं। V1 के बाद मुझे V3 भी पता है, क्योंकि V3 है I1 टाइम्स R3 और वो इन सेम लाइन होगा क्या, I1 के, ठीक है। तो मैं I1 टाइम्स R3 को प्लॉट करता हूँ। मान के चलिए मैं I1 टाइम्स R3 को यहाँ पे प्लॉट करता हूँ। ये हो गया मेरा I1 टाइम्स R3 इक्वल्स टू V3। अब मैंने क्या आपको बताया था इनिशियली कि V3 और Vc बराबर है, क्योंकि मेरा डिटेक्टर के थ्रू करंट ज़ीरो है और QR और RT का पोटेंशियल सेम होगा। V3 मेरा Vc के बराबर है। और मुझे ये भी पता है कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट में कि अगर मुझे कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज पता है तो मुझे उसके थ्रू इंडक्टर का फेजर डायरेक्शन भी पता है। मान लीजिए ये Vc है, तो इसका जो करंट आएगा, क्योंकि I इक्वल्स टू जे ओमेगा सी टाइम्स V होता है, और ये J क्या करता है, 90 डिग्री का फेज शिफ्ट लेके आता है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये हो जाएगा IC। सिमिलरली मैं यहाँ पे इस फेजर डायग्राम में इस चीज़ को प्लॉट करूँ तो मेरा IC का डायरेक्शन कुछ इधर आएगा, मान के चलिए कुछ इधर आएगा IC, ये होगा मेरा IC। और मुझे VC पता था, मुझे IC भी पता चल गया। मुझे VC पता है, मैं VC में जैसे ही ये वाला कंपोनेंट ऐड करूँगा IC टाइम्स R, क्योंकि मुझे अभी IC पता चल गया है। आप देखो, जैसे ही मैं IC टाइम्स R कंपोनेंट ऐड करूँगा तो जो आपका S, T और R के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है वो किसके बराबर है, V4 के बराबर है। तो मुझे V4 निकल जाएगा। V4 जैसे ही निकलेगा मुझे फिर I4 भी निकल जाएगा। मैं पहले V4 आपको बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने IC टाइम्स R को ये ऐसे कुछ प्लॉट किया यहाँ पे, ये मान के चलिए मैंने IC टाइम्स R को यहाँ कहीं IC टाइम्स R बन के आएगा। अब IC टाइम्स R को VC को मैं अगर फेजर एडिशन करूं, ये आपका V4 के बराबर है। अब जैसे ही मुझे V4 आ गया, मुझे I4 का डायरेक्शन भी पता चल गया, क्योंकि I4 भी इसी लाइन में कहीं होगा, ठीक है। ये हो गया आपका I4। अब मुझे ये भी पता है कि I2 क्या है, अगर मैं KCL लगाऊं S पॉइंट पे, I2 है IC प्लस I4, IC प्लस I4। तो मुझे I2 निकालने के लिए IC और I4 का फेजर एडिशन करना पड़ेगा। मैंने जैसे ही IC और I4 का फेजर एडिशन किया तो क्या बन के आ गया मेरा I2। और यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है कि मैं I2 को R2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा वो V2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे ये देखना है कि V2 कहाँ जाके टर्मिनेट होगा, क्योंकि मुझे और भी कंस्ट्रेंट्स फॉलो करने हैं। जो मेरा V1 प्लस V3 है वो V2 प्लस V4 के बराबर आना चाहिए। तो मुझे V1 पता है, ये देखिए V1 मुझे यहाँ पता है, और मैं जैसे ही V3 को ऐड करूँगा तो मैं V1 प्लस V3 एक बार बना के दिखाता हूँ आपको। फेजर एडिशन करूँ इसका, तो ये है आपका सप्लाइड वोल्टेज V, ये सप्लाइड वोल्टेज V। और V2 प्लस V4 का भी फेज़र सम आपका V आना चाहिए, ठीक है। दोनों एक साथ ही फॉलो होने चाहिए, यही फेज़र डायग्राम का कॉन्सेप्ट होता है। तो मैं जब दोनों को एक साथ कॉन्सेप्ट को बराबर करने की कोशिश करूँगा, मुझे V4 पता है यहाँ पे, और मुझे पता है कि मुझे V इस लाइन में लाना है। तो मैं V2 को
इसी लाइन में बनाऊंगा, पर इसको एक्सटेंड कहाँ तक करूँगा कि इसका फेज़र एडिशन और V4 का फेज़र एडिशन V के बराबर आ जाए। ये सब ट्रिक्स हैं, ये ऐसे वैल्यूज़ आप सेलेक्ट करते हो ब्रिज बैलेंस के टाइम कि ऐसा कंडीशन अपने आप मीट हो जाता है, नहीं तो ब्रिज बैलेंस नहीं हो पाएगा अगर ये कंडीशन मीट नहीं होंगी। देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, V2 को प्लॉट कर सकता हूँ I2 के डायरेक्शन में। I2 को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगा, I2 टाइम्स R2 कर दूंगा, या फिर उससे थोड़ा सा कम करके उसके फेज़र लाइन में ही उसको V2 प्लॉट कर दूंगा। लेकिन मुझे एक और कंस्ट्रेंट को फॉलो करना है कि मेरा फेज़र सम V2 और V4 का V के बराबर आना चाहिए। तो मुझे वैसे रेंज में ही रखना पड़ेगा V2 को कि उसका फेज़र सम V के बराबर है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको। मान लीजिए मैंने V2 को इस लाइन में यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया, तो कभी भी ये V के बराबर नहीं आएगा। आपको दिख रहा है ये चीज़, ये नहीं करना है बस। तो मैं क्या करूँगा, V2 को कहीं प्लॉट करूँगा यहाँ पे। अगर मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पे भी कम कर दिया तो भी ये नहीं आएगा। तो अगर आप ज्योमेट्रिकली इसको निकालें तो ये आप देखेंगे कि ये जो है आपका V2 हमेशा यहीं जाके कोइंसाइड करेगा V2 वो अपनी V1 की लाइन में। तो और V2 का फेज़र एडिशन करें V4 के साथ, और जैसे ही आप V2 और V4 का फेज़र एडिशन करेंगे, अगर मैंने उसको सेम वहीं पे बनाया जहाँ V2 बना हुआ है, तो आप देखेंगे कि एग्जैक्टली V जो है आपका उसी पॉइंट पे आ जाएगा, क्योंकि ये सप्लाई पोटेंशियल है। तो ये है आपका फेज़र डायग्राम। मैं एक बार स्टेप्स आपको दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ, मैंने कैसे इसको कंक्लूड किया है। सबसे पहले मैंने I1 बनाया, ठीक है। I1 बनाती मैंने I1 इंटू R1 टाइम्स R1 को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि वो सेम लाइन में होगा, सेम फेज़र लाइन में होगा। फिर मैंने I1 और R1 प्लस R1 में अपना VL के कंपोनेंट को ऐड किया, वेक्टोरली ऐड करके मेरा V1 आ गया, ठीक है। V1 आने के बाद मैंने V1 के बाद V3 को प्लॉट किया। V3 भी सेम लाइन इन होगा I1 के, तो मैंने I1 R3 को प्लॉट किया। I1 R3 प्लॉट करते ही V3 पता चल गया, V3 पता चलते ही VC पता चल गया, VC पता चलते ही IC पता चल गया, IC पता चलते ही मेरा IC टाइम्स R भी पता चल गया। और मैंने IC टाइम्स R में V3 को या फिर VC को ऐड किया, क्योंकि V3 VC बराबर है, तो मुझे V4 पता चल गया। V4 पता चलते ही मुझे I4 पता चल गया। और मैंने जैसे ही I4 और IC का फेज़र सम किया, मुझे I2 पता चल गया, और I2 के लाइन में V2 होगा। और जैसे ही मुझे V2 पता चल गया, तो मैंने V1 प्लस V4 करके V1 प्लस V3 करके V निकाला, या फिर V2 प्लस V4 करके V निकाला, और दोनों सेम पॉइंट पे आना चाहिए। इसीलिए इस कंस्ट्रेंट को फॉलो करते हुए मैंने V2 को यहीं पे प्लॉट किया। ये है फेज़र डायग्राम। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बहुत ईजी है इसको समझना।